I'll be the kind of the role player और आप जो हैं वो कैंडिडेट हैं. You will have इंस्ट्रक्शंस आपने पढ़ ली हैं. 10 मिनट्स हैं आपके पास. पहले आप ये पढ़ के सुना दो जो है instructions of the candidate for everybody to listen. Okay, sir. Sir, this task assesses the following clinical skills: patient safety, information gathering, communication with patients and relatives, applied clinical knowledge. Case is Mrs. Zainab Suhail. She is 35 years old woman who has been referred to the gynae clinic with symptoms of pelvic pain and dysmenorrhea. My task is to obtain a detailed history, explain diagnosis to the patient, and discuss the management plan with the patient. I will be having 10 minutes for this task. And examination investigation finding will be provided if asked. So these were instructions. Okay, good. So, shall we start? Yes, sir. चलो आप बिस्मिल्लाह करो. I'll be your role player. I Okay, will sir. answer the questions and then we'll see how it goes. Time आपका भी start हो गया. चलो. Okay, sir. अस्सलाम वालेकुम. ज़ैनब कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. थैंक यू. अच्छा ज़ैनब, जरा तस्दीक कर दें कि आपकी उम्र 35 साल है और आप हमारे पास आई हैं कि निचले कमर में आपको दर्द रहता है, पेट में दर्द रहता है और माहवारी के दिनों में तकलीफ होती है. क्या ये बात सही है? जी बिल्कुल ठीक. अच्छा, मुझे आपके मसले पे पहुंचने से पहले ना आपकी थोड़ी और हिस्ट्री लेनी होगी, अगर आप इजाजत दें, और हो सकता है मुआयना भी करना पड़े और फिर हम देखेंगे कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं. ठीक है? अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप शादीशुदा हैं? जी. कितने अरसे से? 5 years. 5 साल से. ठीक है. कोई आपको बच्चे हैं आपके? नहीं. कोई बच्चा नहीं? कोई जाया भी नहीं हुआ? नहीं. कोई ट्यूब में ठहरा हो? नहीं. अच्छा, इस तरह का कोई नहीं. आपकी आखिरी माहवारी कब आई थी? About 10 दिन पहले. 10 दिन पहले. अच्छा, आपकी माहवारी टाइम पर आती है, हर महीने आती है? थोड़ी सी आगे पीछे हो जाती है 4-5 days वरना ठीक. अच्छा, लेकिन पाबंदी से आती है ना? जी. अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि आप जो हमारे पास तकलीफ से आई हैं, ये आपको दर्द कहाँ महसूस होता है? पेट के किस हिस्से में? लोअर एब्डोमेन. पेट के हिस्से में. अच्छा, अब ये बताएं ये शुरू कैसे होता है? क्या माहवारी के पहले दिन से शुरू होता है? पीरियड्स के साथ स्टार्ट होता है और बेटा उसके साथ ज्यादा होता जाता है. अच्छा, किस तरह का दर्द महसूस होता है? कोई खिंचाव है, दबाव है? किस तरह का दर्द महसूस करती हैं आप? लगता है कि अंदर कोई चीज फट जाएगी. अच्छा, ये यही रहता है एक ही जगह पेट में या कहीं आगे पीछे पूरे पेट में फैलता बैक है? पे भी जाता, कमर पे भी अच्छा, जाता. अच्छा, इसके साथ आपको कोई पेशाब की तकलीफ है? पेशाब में जल के आता है, खून आता है पेशाब में? नहीं. नहीं वो अच्छा, नहीं आता. पखाने की कोई तकलीफ है? पेनफुल थोड़ा सा होता है जब. अच्छा, ठीक है. कोई उल्टी मतली साथ में आपको इसके अलावा? ड्यूरिंग पीरियड्स कभी कभी आ जाती है वरना नहीं आती. गंदे पानी की शिकायत रही हो आपको या पहले कभी इन्फेक्शन हुआ हो ज़नाना आपको? नहीं. अच्छा, ठीक है. ये मुझे बताएं कि आपने इसके लिए अभी तक कोई इलाज वगैरह कराया है अपना पहले? वैसे छोटे मोटे डॉक्टर्स के पास देखे हूँ लेकिन आज पहली दफा आई हूँ हॉस्पिटल बड़े. अच्छा, कोई टेस्ट हुए हैं आपके इस हवाले से? जी कुछ टेस्ट भी हुए हैं मेरे. अच्छा, बता सकेंगे जल्दी जल्दी कौन कौन से टेस्ट हुए हैं आपके? खून के या कैमरा का ऑपरेशन कुछ इस तरह हुए हैं? नहीं मेरा कैमरे का ऑपरेशन नहीं हुआ. मेरा अपना ब्लड टेस्ट हुए हैं और अल्ट्रासाउंड हुए थे जब मैं लास्ट टाइम यहाँ पे आई थी. अच्छा, उसको में क्या आया था अल्ट्रासाउंड में? उन्होंने कहा था जी तकरीब जो है एक सिस्ट है 7x6 सेंटीमीटर की राइट एनेक्सा में, राइट साइड अच्छा, पर. ये कितने अर्सा पहले अल्ट्रासाउंड करवाया था आपने? ये कोई अबाउट मंथ पहले, 1 महीना पहले. अच्छा, ठीक है. अब मुझे अपनी माहवारी के बारे में बताएं, कितने दिन चलती है? ये 7 days. 7 दिन चलती है. अच्छा, इसमें कोई ज्यादा खून तो नहीं पड़ता? खून के जमे टुकड़े आते हैं? नहीं इस सिर्फ तरह की पेन के कोई अलावा कोई, पेन के अलावा अच्छा, कुछ ये जो दर्द था ये आपको माहवारी के अलावा भी रहता है? 2 उतना माहवारियों ज्यादा के नहीं. बीच में? नहीं सिर्फ महामारी के साथ ज्यादा होता है वरना अच्छा, इतना अब ज्यादा मुझे नहीं होता. ठीक है, मियाँ से मिलने में तकलीफ तो नहीं होती आपको? होती है. होती है. शदीद किस्म की है या आप बर्दाश्त कर लेती हैं? शदीद किस्म की. अच्छा, ठीक है. अब मुझे बताएं वक्फे के लिए कुछ इस्तेमाल किया हो आपने, इंजेक्शन या कभी गोलियां नहीं. खाई हो पहले? ठीक है. मैं बच्चेदानी के मुंह का टेस्ट हुआ है आपके, पेप्समेयर जिसे कहते हैं? नहीं. अच्छा, इस तरह का कोई टेस्ट नहीं हुआ. इसके अलावा आपको कोई ब्लड प्रेशर, शुगर, दिल की तकलीफ, जिगर का मसला, नहीं. इस तरह का कोई मसला नहीं हुआ आपको? ठीक है. आप सिगरेट पीती हैं, तंबाकू खाती हैं, कुछ इस तरह की कोई और मसले? नहीं.
अच्छा, आपके मियाँ क्या करते हैं? मियाँ मेरा क्लर्क है जी। मियाँ क्लर्क हैं, आपके रिश्तेदार हैं वो? नहीं। उनकी आपसे पहली शादी है? जी। अच्छा, आप लोग को कोई और मसले तो नहीं है, या आप इतने अरसे से मुसलसल ही ट्राई कर रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए भी? बच्चा हो नहीं रहा। अच्छा, उनके टेस्ट हुए हैं? मियाँ के टेस्ट हुए हैं? हुए थे, वो नॉर्मल है। नॉर्मल है, ठीक है। अच्छा, मुझे जो है अपना क्या नाम है आपका ज़ैनब, मुझे आपके और मुआयना करना पड़ेगा। अगर आप इजाज़त दें तो हम मुआयने की तरफ चलें? मुआयने में क्या-क्या देखना पसंद करें? मुआयना में मैं आपका जो है पहले आपका जर्नल एग्जामिनेशन करूँगी, आपकी नब्ज़ की रफ़्तार, ब्लड प्रेशर सब पीलिया देखूँगी, साइनोसिस, क्लबिंग एक्सेट्रा। देन आई विल गो फॉर कार्डियोवास्कुलर एग्जामिनेशन, रेस्पिरेटरी एग्जामिनेशन, देन आई विल गो फॉर पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। स्पेशली इन द पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, आई विल लुक फॉर एनी टेंडरनेस, एनी एब्डोमिनल मास एब्डोमेन इज़ एंड सॉफ्ट एंड नॉन टेंडर बेटा। ओके सर। अच्छा, देन आई विल गो फॉर फिर मैं आपका अंदरूनी मुआयना करूँगी, वल्वोवैजाइनल एग्जामिनेशन। देन आई विल लुक फॉर स्पेशली द टेंडरनेस इन योर फॉर्निसेस, एनी नोडुलैरिटी प्रेजेंट इन द यूट्रोसैक्रल लिगामेंट, और जो है सर मोबिलिटी On देखूँगी। spectral examination, slight tenderness है, cervix normal looking है, there is no discharge. ठीक है, सही। On अच्छा, bimanual examination, normal size uterus, anteverted, mobile, और fullness in right fornix. ठीक है। अच्छा, मेरे पास आपकी ज़ैनब रिपोर्टें तो हैं, लेकिन मैं चाह रही हूँ आपके हम थोड़ी-सी दोबारा और इन्वेस्टिगेशंस कराएँ, जिसके लिए मुझे ज़रूरी है मैं आपका पहले प्रेगनेंसी टेस्ट एहतियातन करा के देखूँ, लेकिन ये मैं खून का कराऊँगी जिसे हम बीटा एचसीजी कहते हैं, ठीक है? वो बीटा एचसीजी नेगेटिव है। नेगेटिव है, ठीक है। उसके अलावा मैं आपका जो है अल्ट्रासाउंड आपका कितने महीने पहले हुआ है? मेरा ख़्याल है 1 महीने पहले हुआ था या जी, 3 महीने पहले? 1 एक मिनट। महीने पहले हुआ था, ठीक है। उसके अलावा मैं आपके सादे जो खून के टेस्ट होते हैं, जैसे सीबीसी है, पेशाब का टेस्ट है, ठीक है, थायरॉइड का टेस्ट है, वो भी मैं करवा के देख लूँगी कि कहीं आपकी जो बच्चा ठहरने के वजह से वो वजूहात तो नहीं है उस वजह से। दूसरा, मुझे ये लग रहा है ज़ैनब कि आपको जो है एक ख़ास किस्म की बीमारी है, मुझे अंदाज़ा है कि शायद वो हो एंडोमेट्रियोसिस जिसे कहते हैं, या हो सकता है आपको कोई निचले हिस्से में इन्फेक्शन हो जिसे हम इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ कहते हैं, वो भी हो सकता है, या कुछ और ऐसी चीज़ें जो भी हमें समझ नहीं आ रही, और इन्वेस्टिगेशंस करेंगे तो हमें मालूम होगा। लेकिन पहला मुझे लग रहा है कि आपको शायद एंडोमेट्रियोसिस है। ये एक तरह की बीमारी है जिसके अंदर जो है करेंगे वो क्या? अच्छा, करेंगे क्या? बिल्कुल, मैं आप सही बात है। जब तक हम आपका एक तो पहले हम आपको ओपीडी के ही बेस पे हम आपका ट्रीटमेंट करेंगे। हम जो बाकी इन्वेस्टिगेशंस रहती हैं, वो हम पूरी कराएँगे। हो सकता है, देखिए आपकी उम्र एक 35 साल है। 35 साल के अलावा आपको शादी को भी काफ़ी अरसा हो गया है। तो मैं ये चाहूँगी कि आपका हम सारी इन्वेस्टिगेशंस पूरी करके हम आपका कैमरे वाला एक टेस्ट करके देखें कि उसमें क्या आता है। अगर खुदा ना ख़ास्ता वही शक है जिसको मैं समझ रही हूँ, जिसे हम एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं, तो फिर हम उसका इलाज उसी मौके पर करेंगे। और दूसरा ये कि जो सिस्ट हैं, इस सिस्ट के लिए हो सकता है हमें पहले एमआरआई करवाना पड़े, अल्ट्रासाउंड के कुछ चीजें देखनी पड़े, आपके और ट्यूमर मार्कर वगैरह भी हमें करवाना पड़े कि ऑपरेशन से पहले हम वो सारी चीजें देख के रखें और हम खोल के बैठ जाएं और खुदा ना ख्वास्ता अंदर से कैंसर निकल आए। ठीक है, ये सारी चीजें हमें मद्देनजर रखते हुए आपका जो है हम कैमरे ये वाला कैंसर है? ऑपरेशन। नहीं, ये कैंसर नहीं है। जब तक हम लोग के पास सारे टेस्ट हाथ में नहीं आ जाते, हम हतमी तौर पर नहीं कह सकते ये कैंसर है। लेकिन अगर ये एंडोमेट्रियोसिस है, तो हो सकता है आगे चल के बहुत कम चांसेस हैं कि ये जो आपको जो अंडे दानी में जो रसोली बनी हुई है, ये हो सकता है आगे कैंसर की शक्ल ले ले। लेकिन हमें इसको निकाल के इसको मुआयने के लिए भिजवाना पड़ेगा, एक बात। दूसरा ये कि हम जब लेप्रोस्कोपी या कैमरे वाला ऑपरेशन करके देखेंगे, फिर हम बता सकेंगे कि आगे क्या करना है। फिलहाल आप परेशान नहीं हो, हम मेरे आपके बच्चे हो लिए जाएंगे? इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे। देखें, अगर तो हम आपका कैमरे वाले टेस्ट के साथ हम आपकी ट्यूबों का टेस्ट भी करेंगे। अगर आपकी दोनों ट्यूबें खुली हुई हैं, तो बहुत अच्छी बात है ना, उसका चांस अच्छा होता है। लेकिन खुदा ना ख्वास्ता ट्यूबें बंद हैं, तो वो चांस थोड़ा कम हो कैमरे जाता है वाले ना। टेस्ट के बाद मेरे बच्चे हो जाएंगे? नहीं, उसके फ़ौरन बाद बच्चे नहीं होंगे। आपको हो सकता है हमें मस्नूई तरीकों से जो है आपका बच्चे पैदा करने पड़ें, ठीक है? उसमें ये आईवीएफ का सुनोई तरीका है। तरीके क्या किसी और के बच्चे हो जाएंगे तो मुझे दे देंगे आप? नहीं, आपके ही बच्चे हैं वो, क्योंकि आपके मियाँ माशाल्लाह ठीक हैं, आप भी बिल्कुल ठीक हैं। हम ये देखेंगे आपके अंडे सही बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, ठीक है? अंडे सही बन रहे हैं, हम उसमें देखेंगे कि आपके 3-4 और टेस्ट हैं कि अंडे कितने हैं, उनकी मिकदार कितनी है, क्या वो सही से बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे, ठीक है? इसको हम एंट्रल फॉलिकल काउंट कहते हैं, वो अल्ट्रासाउंड के थ्रू होगा। अगर वो बिल्कुल सही हैं, आपके और 2-3 हार्मोन के टेस्ट हैं, वो भी बिल्कुल सही हैं, तो आपके अपने ही बच्चे होंगे वो। हम क्यों आपको किसी और के बच्चे देंगे, ठीक है? लेकिन तरीकाकार उसका थोड़ा आपने ही मुख्तलिफ। कहा ना मसनूई बच्चे होंगे। सॉरी, मसनूई का मतलब मसनूई तरीके से हम आपके बच्चे पैदा करवाएँगे, मतलब मेडिकल तरीके से। वो आपके फिर कुदरती हमल के चांसेस बहुत कम हैं। देखिए 3 साल हैं और आपको ये बच्चेदानी ये सॉरी अंडेदानी में थोड़ी बहुत रसोलियाँ भी बन गई हैं ना। मेरे नेचुरल बच्चे नहीं हो सकते।
नेचुरल हाँ। अगर हम आपको टाइम तो दे सकते हैं, इसमें आपके ऑपरेशन करेंगे पहले हम कैमरे वाला ये रसोलियां निकाल के हम आपको टाइम दे सकते हैं, लेकिन उससे ये है कि आपको पहले इतना टाइम गुजर गया है और 6 महीने के अंदर अंदर ऑपरेशन के कैमरे वाला ज्यादा। ऑपरेशन होता क्या है? आपने देखिए कैमरे कितनी वाले दफा ऑपरेशन, बताया कि कैमरे वाला ऑपरेशन ये होता देखिए क्या? मुख्तलिफ तरीके ऑपरेशन होते हैं, ठीक है। जब हम आपको, मुझे नहीं लगता आपको दवाओं की जरूरत पड़ेगी या दवाओं से इतनी बड़ी साइज की रसोली जो है वो कम होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो हमें ये रसोलियां निकालनी पड़ेंगी। अब दो तरीके हैं, या तो सोली हम किस जगह पे है मेरी? रसोली, देखिए आपने मुझे ये बताया था कि आपकी एक 7 सेंटीमीटर की तकरीबन जो है अंडेदानी में रसोली है, ठीक है। सीधे हाथ की तरफ सीधी अंडेदानी में आपको रसोली है। देखिए इतनी बड़ी रसोली को हम दवाओं तो से ये ठीक आप नहीं मेरी करते। अंडेदानी भी साथ निकाल देंगे उसके? नहीं, अंडेदानी हम मेरी सूरत अंडेदानी हाल, बच जाएगी? नहीं हम सूरत हाल देख के निकालेंगे, और जब हम कैमरे के थ्रू देखेंगे कि भाई कितना उसने पूरी आपकी अंडेदानी के ऊपर कब्जा किया हुआ है, इस तरह का ना, कितनी फैली हुई है वो। अगर खुदा ना ख्वास्ता पूरी पूरी अंडादानी ही आपकी इन्वॉल्व है और बिल्कुल लेफ्ट वाली बिल्कुल सही है, तो हो सकता है हम इसको पूरी भी निकालनी पड़े, लेकिन हमारी पूरी कोशिश यही होगी कि हम सिर्फ रसोली निकालें, जिसे आम डॉक्टरी जबान में सिस्टेक्टमी कहा जाता है, ठीक है। तो वो हम निकालेंगे और उस ऑपरेशन के तकरीबन 6 महीने के अंदर अंदर ज्यादा चांस होता है कि आप प्रेगनेंसी कर सकें अपनी, ठीक है। आपका कोई और सवाल? इसके बाद जो दोबारा तो कभी नहीं होगी रसोली? नहीं, दोबारा भी हो सकती है। आप ये ना समझें कि हमने आपकी एक दफा रसोली निकाल ली तो वो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, क्योंकि ये बीमारी इस तरह की है कि ये टाइम हो गया दोबारा हो सकती है। जी थैंक यू सर। बेटा। ओके, सो हाउ डू यू थिंक यू परफॉर्म्ड? सर सही है सर, इम्प्रूवमेंट तो होगी, डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट इज नीडेड। मैं तो सवाल पूछा कि हाउ डू यू थिंक, हाउ डिड यू परफॉर्म इन दिस सिचुएशन? मैं आसान कर देता हूँ कि डू यू थिंक कि जी आप फेल हो, आप पास हो, आप बॉर्डर लाइन? सर बॉर्डर लाइन। बॉर्डर लाइन। व्हाई डू यू थिंक यू आर इन बॉर्डर लाइन? सर बिकॉज द पेशेंट वाज नॉट कन्विंस ना, कि वो उसके अभी भी मुझे लग रहा था क्वेश्चंस हैं कुछ उसके अंदर, और दूसरा मैं अपनी इन्वेस्टिगेशंस मैंने कंप्लीट नहीं कराई जो मुझे उस टाइम में कंप्लीट करानी चाहिए थी, जैसे हार्मोनल एसेस हो गया, ओवेरियन रिजर्व्स हो गए, ये मुझे उसी वक्त पूछने चाहिए थे, ये मैंने नहीं पूछे। अच्छा बेटा, मुझे बताओ इसकी टास्क क्या क्या थी? इसके टास्क है सर, एक तो रेलेवेंट हिस्ट्री लेना, ठीक है। हाँ। सेकंड, मुझे पेशेंट को एक्सप्लेन करना था उसकी कंडीशन क्या थी, एंड हाँ। थर्ड मैनेजमेंट ऑप्शंस। आई थिंक मैनेजमेंट। I have directly jumped over the laparoscopic cystectomy ना, मैंने उससे और मैनेजमेंट ऑप्शंस डिस्कस नहीं किए सही तरीके से, जैसे मेडिकल है व्हाट या। अबाउट योर हिस्ट्री? हिस्ट्री वाज फाइन? सर नहीं, वो भी डेफिनेटली कहीं वीकेंड पॉइंट्स तो होंगे उसके भी, क्योंकि मैंने इनफर्टिलिटी को ज्यादा टच नहीं किया, सब फर्टिलिटी को। डू यू थिंक शी हैड फर्टिलिटी इश्यूज? सर शी इज मैरिड फॉर 3 इयर्स और 35 इयर्स है, और आई थिंक कोई इसको कोई ऐसा प्रेगनेंसी हुई भी नहीं है, तो शी हैज नॉट प्रेजेंटेड, बट एटलीस्ट एज अ पेशेंट आई हैव टू लुक फॉर डिफरेंट कंसर्न शी विल बी हैविंग, क्योंकि अगर मैं उसकी स्टेक्टमी कर रही हूँ, सिस्टेक्टमी, और वो बाद में ट्यूब भी निकाल दूँ, तो वो तो फिर पेशेंट को प्रॉब्लम होगी ना। तो कीपिंग दिस इशू एज वेल, कि मुझे ये जहन में रखना पड़ेगा सर। ओके। अच्छा, मुझे आप ये बताओ, जो आपने सिनेरियो पढ़ा था इसमें इश्यूज क्या क्या थे? सो उसको डिस्पेरोनिया था और उसको डिस्मेनोरिया था। एक डिस्मेनोरिया था, डिस्पायरोनिया था, और these were the only two issues. यस सर, और फिर इन्वेस्टिगेशन में शी वाज हैविंग सिस्ट। She was having a cyst, और साथ आपने पूछा था फर्टिलिटी कंसर्न्स थे उसके। यस सर, पेल्विक पेन, जी जी सर। हाँ, तो बेसिकली her complaints for pain, if I put it simply, symptomatic, she was a symptomatic endometriotic patient with a cyst of 7 into 6 centimeter, and she was concerned about her fertility. इन यस सर। तीन एस्पेक्ट की आपने प्रॉब्ली हिस्ट्री लेनी है, उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है, और उसकी आगे उसकी उन्हीं का मैनेजमेंट प्लान डिस्कस करें। जी सर। ठीक। हम्म। अब इसमें यू हैव कवर्ड लॉट ऑफ थिंग्स, प्रॉब्ली आई वुड से कि अबाउट, मेरा ख्याल है कि जो पहले दो पार्ट थे, हिस्ट्री और हिस्ट्री वुड बी, आई वुड से कि यू कवर्ड अबाउट 80%। जो एक्सप्लेनेशन जो है
उसका मेरा ख्याल है कि दोनों का जो आपका जो वेटेज अगर मैं डालूंगा दोनों में, एक्सप्लेनेशन वुड बी समथिंग लाइक 55%, ये मेरा अपना अंदाजा है, और मैनेजमेंट ऑप्शंस हमारी जो हैं वो ओनली 10% हो जाए। आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि मैंने इसका पेन तो एड्रेस नहीं किया ना ज्यादा, ना मैंने उसको कोई मेडिकल पेन रिलीविंग कोई एजेंट्स दिए, क्योंकि Yes. वो पेन के बिल्कुल सर। ठीक। अच्छा, अब इसी को देखते हुए जब आपने ये सिनारियो पढ़ के आगे जाना है ना एग्जामिनर के पास, तो यू हैव टू मेक श्योर कि ये तीनों चीजें जो वहाँ पे टास्क लिखी हुई हैं उनको आपने इनको नोट करके अपने सामने रख देना। सही सर। उसमें देखो, लेट्स सपोज कि अगर ये 3 टास्क हैं एज अ रफ, इसकी वेटेज जो होगी वो 1/3, 1/3 एंड 1/3 होगी। समझ गई मेरी बात आप? यस सर। कि जी 1/3 नंबर आपकी ये इसके हिस्ट्री की वैल्यूएशन के हैं, 1/3 एक्सप्लेनेशन के हैं, एंड 1/3 आपकी ये मैनेजमेंट ऑप्शंस के हैं। राइट सर। अगर आपने 80% हिस्ट्री में ले भी लिए तो वो आपका बाकी 55% और 10% कंपनसेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सही सर। ठीक है ना? तो इसलिए जब भी आपने जाके जो पहले 2 मिनट हैं, आई थिंक दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम पीरियड विच अ कैंडिडेट शुड हैव, जिसमें बैठ के वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करके वो हिस्ट्री पढ़ के और उसकी तीनों एस्पेक्ट करके कि जी मैंने तीनों चीज़ें ही कवर करनी है। मैं अगर इसी सारे में लेट्स सपोज अगर आप 100% सिर्फ हिस्ट्री कवर कर लो और बाकी उसको एक्सप्लेनेशन सिर्फ 10% दो और मैनेजमेंट तक पहुंचो ही ना, तो फिर वो स्टेशन आपका काफ़ी वीक हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने तो ओवरऑल नंबर लगाने। जी सर बिल्कुल। maybe they can get you good numbers from information gathering का आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। 2 में से लेट्स सपोज 2 आपको मिल जाते हैं, लेकिन जो बाकी वाले कंपोनेंट्स आपके आ जाते हैं वो उसमें कम्युनिकेशन, अब ड्यूरिंग कम्युनिकेशन ये बिल्कुल 110% हर जगह ही होता है, लेकिन वो सिर्फ प्रैक्टिस के साथ ही ठीक होता है। आप मुझे लग रहा था कि एक 100 मीटर की दौड़ भाग रहे। सर वो टाइम मैनेजमेंट था आई ना नो, सर। आई नो। वो देखो टाइम वो मैनेज इसलिए बेहतर होता है कि जब आपने फोकस रह के अपनी स्पेसिफिक चीजों पे पूछना है। वो मैंने आपको इसीलिए आइडेंटिफाई किया कि जी आपकी इसमें 3 चीजें हैं, पेन, सिस्ट और फर्टिलिटी। आपने इससे रिलेटेड जो जो सिनेरियोज हैं वो आपने लेट्स सपोज अगर मैं इसको टाइम मैनेजमेंट भी करूं तो आई वुड प्रॉब्ली गिव, अगर 10 मिनट्स मेरे पास हैं तो मे बी 3 मिनट्स फॉर ये हिस्ट्री टेकिंग, 3 minutes for explanation and probably 4 minutes for ये अपना क्या कहते हैं मैनेजमेंट ऑप्शन डिस्कशन के। जी सर। उस पे ही फिर आप एंड तक पहुंचोगे। उसको आप काम करना चाहो, आप कहो जी मैं हिस्ट्री पे ज़्यादा टाइम गुजारना चाहती हूँ, चलो 4 मिनट्स आप उसको दे दो, 3 मिनट एक्सप्लेनेशन के दे दो, कम से कम 3 मिनट हमें फिर मैनेजमेंट ऑप्शन में जाना पड़ेगा। मैनेजमेंट ऑप्शन इसकी पेन के हिसाब से बताओगे, सिस्ट के हिसाब से बताओगे, और उसकी ड्यूरिंग सर्जरी के डिफरेंट मेथड्स में भी देखो डिस्कशन तो इसमें होनी चाहिए थी कि जी मेरी ओपन होनी है कि मेरी लेप्रोस्कोपिक कैमरे वाली होनी है, क्या होनी है ड्यूरिंग सर्जरी, व्हाट डू यू अटेम्प्ट टू डू, आइदर सिस्टेक्टमी, आइदर रूफरेक्टमी, और साथ बाकी ट्यूब्स अगर ख़राब होंगी तो उसका हम क्या करेंगे, क्योंकि फर्टिलिटी इशू है, एंड जो भी आपने सर्जरी करनी है वो आपने फर्टिलिटी स्पेयरिंग सर्जरी करना चाहते हो इस स्टेज पे। उसमें जो आपका वर्कअप के अंदर आप जाके आपने जाना है उसमें उसमें आपकी बात बिल्कुल ठीक थी, लेकिन आपको आगे जी कि फॉर फर्टिलिटी इश्यूज में आपके 3-4 टेस्ट और देखना चाहती हूँ, वो क्या नॉर्मल थे जिसमें आप मे बी उसका एएमएच पहले करा सकते हो, अगर सेकेंड ईयर पीरियड्स है तो एफएसएच करा सकते हो, और तीसरा ये अल्ट्रासाउंड जो था उसमें आप मुझसे और एक्सप्लेनेशन ले सकते थे कि जी क्या उसमें जो मेलिग्नेंसीज की पैरामीटर्स होते हैं, जैसे डॉपलर है, जैसे उसकी थिक वॉल्ड है, उसमें सेप्टाज हैं, और उसमें एंड पे कंक्लूजन क्या दिया हुआ है उसको देख के रखते हो। सही कि सर। अगर तो ये सिंपल सी जैसे मैंने आपको अल्ट्रासाउंड दिया कि जी एक थिक वॉल्ड सेप्टेड एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट है, तो उसमें अगर आ जाती है और वो सिंपल है तो उसमें आगे जाके क्या वुड बी गो फॉर
CT MRI और उसका CA 125 नॉर्मल है। और फॉर हस्बैंड का जल्दी से आपने फर्टिलिटी के लिए कंसर्न पूछ लिया था, सिर्फ एक जल्दी से जी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है लेकिन स्लाइटली बी स्पेसिफिक। एंड नंबर 2 उसका सेमेन एनालिसिस हुआ था तो हुआ है तो क्या नॉर्मल है कि नहीं, ताकि वो एक हस्बैंड पे साइड पे आ जाता। हस्बैंड को फर्टिलिटी के अंदर अगर सिनारियो के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है, आपने सिर्फ 2 सवाल पूछने हैं जिससे हस्बैंड देन गोज आउट। नंबर 1 क्या क्वाइटस में कोई इशू तो नहीं होता, नंबर 2 क्या उसका टेस्ट हुआ हुआ सेमेन एनालिसिस का वो नॉर्मल है कि नहीं नॉर्मल। एंड जनरली विद दीस काइंड क्योंकि टाइम नहीं है वो कहते हैं कि जी हाँ जी नॉर्मल है, तो फिर हम आगे चले सही सर। फिर हम उस पर और नहीं करेंगे कि जी कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में जिस तरह हम जाते हैं उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि वी डोंट हैव टाइम। सो इस टाइम मैनेजमेंट के अंदर जब भी आप जाओगे, आपने जब जो भी टास्क बनानी है, अगर एक टास्क है तो आपने 10 के 10 मिनट उसी टास्क पे देने। अगर 2 टास्क हैं तो प्रॉब्ली यू हैव टू डिवाइड योर टाइम 60-40 या 50-50। अगर 3 टास्क हैं तो इसी तरह आपने यू हैव टू सी कि जिसमें मेरा मैक्सिमम नंबर किस पे जा रहा है, वो क्या कर रहा है, और उसमें यू हैव टू कीप फोकस। और बहुत ज़्यादा आई अंडरस्टैंड हम डिस्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और जो आप बातें पूछ रहे थे वो इररिलेवेंट नहीं थी, पर उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो हर चीज़ अब वो फोकस्ड आ गई। इसमें हमने आपको डायग्नोसिस भी दे दिया, हमने शुरू में बता दिया कि जी हमने एंडोमेट्रियोसिस का करना है सिनेरियो, तो वी हैव टू कीप दैट इन माइंड और उसको लेके ऐसा तरह की तभी कंप्लीट होगा। बाकी आई थिंक यू डिड वेरी वेल। उसमें मुझे काफ़ी सारी चीज़ें यू डिड कवर, जो शुरू में जिस तरह हमेशा ये होता है, लेकिन हमारा पहला वाले टास्क में हमने ज़्यादा टाइम गुजार दिया और बाकी वालों को थोड़ा सा हम बैक फुट पे या बैक बर्नर पे लेके चले। यही टाइम अगर मैं आपको 20 मिनट्स देता ना, तो ये आपका स्टेशन बहुत अच्छा हो जाना था ऑनेस्टली, क्योंकि थैंक यू सो आपको वो मच सर। नॉलेज भी थी, आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग भी थी और आप कोई बहुत ज़्यादा गए नहीं। लेकिन अब उसी 20 मिनट्स को आपने किस तरह कंसाइज़ करके 10 मिनट्स में लेके जाना है, उसका सबसे आसान तरीका एक ये है कि आपके जो भी टॉपिक्स हैं, उसके लिए आपने फ़ोकस पॉइंट्स अपने याद करने हैं कि जी, अगर पेन के आएँगे तो पेन के फ़ोकस पॉइंट्स मैंने क्या पूछने हैं, एंडोमेट्रियोसिस के क्या पूछने हैं, कोई सिस्ट आ जाती है तो क्या करने हैं, फर्टिलिटी के क्या करने हैं, एंड गायनी-मायोमेक्टमीज़ अगर आ जाती हैं या मैथ्स आ जाता है एब्डोमेन का, उसमें हमने क्या लेके चलना है उस तरह। कॉलेज और एग्जामिनर्स दे अंडरस्टैंड कि जी कि ये 10 मिनट में आप हर चीज़ नहीं पिक कर सकते, लेकिन ये होगा। अब मोस्ट इम्पोर्टेंटली अब जो मैंने ये जो सिनेरियोज़ देखे या वो देखे, उनमें उन्होंने एक चीज़ ऐड कर दी है, वो ऐड कर दी है उसमें गाइडलाइंस के पॉइंट। अब उस गाइडलाइंस के पॉइंट्स के अंदर जो है लेट्स सपोज़ वो, इसमें जब आप मैनेजमेंट ऑप्शन डिस्कस करते हो, उसमें हो सकता है कि अगर हमारी डिस्कशन अच्छी हो रही हो, तो इसकी चांसेस ऑफ मैलिग्नेंसीज़, चांसेस ऑफ रिकरेंस, पोस्ट ऑपरेटिव हमने क्या उसको कुछ क्या देना है, उसके एमेनोरिया उसे करना है कि नहीं करना, एंड देन द फर्टिलिटी की ऑप्शंस क्या-क्या हो सकती हैं। मसनूई लफ्ज़ इज़ आई डोंट थिंक सो इज़ द राइट word to even say in Urdu. मसनूई is mean I understand आपने आर्टिफिशियल से उसको मसनूई ले आए हो, पर वो मसनूई लगता है कि मुझे वो ठीक नहीं लग रहा वैसे, टू बी वेरी सर ऑनेस्ट। आर्टिफिशियल यूज कर सकते हैं वर्ड हम लोग डायरेक्ट? हाँ, हाँ, बिल्कुल बेटा, अब तो आपकी ज़िंदगी बड़ी आसान है क्योंकि आगे तो पेशेंट नहीं बैठा हुआ ना, रोल पे बैठा हुआ। मेबी इसमें एक चीज़ हम जो आपने नहीं पूछी लेकिन मेरा ख़्याल है वो वी शुड नीड टू ऐड टू दैट कि जी के आपकी एजुकेशन कितनी है? यस सर, और ऑक्यूपेशन भी सर शायद। ऑफ कोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन, हाँ यस अगर रेलेवेंट है, लेकिन अगर वो लेट्स सपोज कहती है कि जी मैं डॉक्टर हूँ, मैं नर्स हूँ, मैं मेडिकल प्रोफेशन से कोई ताल्लुक रखती है किसी वजह से भी, फिर हमारी जो आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो उसके हिसाब से भी जल्दी हो जाएगा। उसमें आप एक टेक्निकल लफ्ज़ बोल सकते हो, आप उसको लेप्रोस्कोपी का बता सकते हो, उसको आप ये वो कैमरे ये वाली बातें और ये आपको असिस्टेड टेक्निक है, आप तो आर्टिफिशियल इसे कहते नहीं। We don't call it ART को now as artificial techniques, we call them as assisted, कि हम यस सर। assist करते हैं for them to get pregnant। वो थोड़ा सा कहानी थोड़ी सी फर्क हो जाती है उससे, वो भी आपने उसका ध्यान रखना है। एंड देन इन द एंड उसकी अगर आपको थोड़ा सा एजुकेशन के बारे में पता है
लेट्स सपोज वो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है तो आप अंग्रेजी की टर्मिनोलॉजी भी यूज कर सकते हो। सही सर, थैंक यू सो मच सर। तो तो जो यू डन वेरी वेल अगेन। पर अब जो हमें अब आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है, और ये सिर्फ दिस इज नॉट फलक आपका इशू नहीं है, दिस इज जनरलाइज, और ये विद पैसिव टाइम ही आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि हमारी अनफॉर्चुनेटली बाय द टाइम यू वुड, अगर आई डोंट नो कि अभी आप ट्रेनिंग हो रही है कि अभी आपने इम्तिहान देना है, अगर तो आपने इम्तिहान अभी देना है तो दैट मीन्स कि ये ट्रेनिंग इज कंप्लीट, हमने कभी इस चीज़ पे फोकस ही नहीं किया। हम तो लॉन्ग बैठ के वो हिस्ट्रियाँ लेने की प्रैक्टिस में थे कि जी ये बताओ ये बताओ बताओ बताओ, और पहले आधे घंटे में एग्जामिनेशन भी करना है, वो भी करना है। PMI आप भूल गए, वो यस बड़ा सर, बिल्कुल। एस्पेक्ट है, वो डोंट फॉरगेट अबाउट दैट। वो BMI भी एक बड़ा काइंड ऑफ है, इम्पोर्टेंट है वो मैनेजमेंट, क्योंकि फिर अगर उसका BMI बहुत ज़्यादा आ जाता है तो मैनेजमेंट प्लान के अंदर सर्जरी वुड बी उसके हिसाब से देन इट हैज टू बी मॉडिफाइड। सही सर। अस्सलाम वालेकुम सर, आई जस्ट वांट टू ऐड कि जैसे एग्जाम में ना हमें 4 कंपोनेंट्स पे असेस किया जाता है, पेशेंट असेसमेंट और कम्युनिकेशन, पेशेंट सेफ्टी। तो इसमें भी आपने वही किया होगा, तो इसमें पेशेंट सेफ्टी के बारे में और कम्युनिकेशन विद द अदर्स के बारे में इन्होंने जिक्र नहीं किया, तो सर हमें वो भी करना चाहिए, क्योंकि सेफ्टी में तो हमारे पास यही चीजें होंगी ना, क्योंकि अगर वो ऑप्शन मेडिकल दे रही हैं, लेप्रोस्कोपी दे रही हैं या IVF दे रही हैं, तो हमें थोड़ा थोड़ा सा उनके बारे में सेफ्टी और क्योंकि ये डेफिनेटली अगर एंड पे रिप्रोडक्टिव पे जाती है तो हम लोग इसको कैंसर वो IVF के रिप्रोडक्टिव सेंटर के पे भी भिजवा सकते हैं। तो कम्युनिकेशन विद अदर कलीग्स में तो आप क्या बताएंगे इस पे सर? देखो बेटा, देखो नंबर 1 ये याद रखो, ये पांचों की पांचों डोमेन जरूरी नहीं कि हर स्टेशन पे लागू। It is very very important to understand not necessarily all 5 domains हर स्टेशन पे असेस होंगी, कुछ में 5 में होंगी, कुछ में 4 की होंगी, कुछ में हो सकता है सिर्फ 1 या 2 देखी जा सके। सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने पेशेंट को रीचेक किया कि जी कि उसकी एज कितनी थी, वो जो सिनारियो था वो उसी का था, वो नहीं था, उसका नाम क्या था, ताकि वो टैली करके ले जाए। सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें जो आप कम्युनिकेशन का इसमें आप और जिक्र कर रहे हो, देयर वाज अ पॉसिबिलिटी कि मे भी उन्होंने कहा हुआ हो कि ये जो हमने मैनेजमेंट ऑप्शन डिस्कस कर रहे हैं तो क्या उसके हस्बैंड का भी साथ बैठना ज़रूरी कि नहीं, वो अवेलेबल है कि नहीं, उसमें कर सकते हो। नंबर 3 कम्युनिकेशन विद अदर, ये भी इसमें इसलिए इम्पोर्टेंट आ जाता है, या सेफ्टी में सॉरी मैं ऐड ऑन कर देता हूँ, ये भी इम्पोर्टेंट है कि क्या उसकी सर्जरी, आपको ये सबको पता है कि एंडोमेट्रियोसिस की जो सर्जरी होती है द फर्स्ट वन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, दिस फर्स्ट वन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सर्जरी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो सर्जरी किस एक्सपर्ट हैंड्स में और किस जगह पे होनी चाहिए, उसके लिए उसका रेफरल भी। यू गेट माई पॉइंट? उसके लिए फिर अगर वहां तक बात पहुंच जाती है तो फिर तो ये कि हमको रेफर करके, और बाद में इसमें देखो IVF और वो आर्टिफिशियल की टेक्निक्स का सर्जरी जिक्र इसलिए होगा क्योंकि हमारे पास टाइम इतना नहीं है, क्योंकि दिस सिनेरियो वाज नॉट बेस्ड, या उसमें हमने जो आपसे इंफॉर्मेशन लेनी थी वो IVF और उसकी नहीं लेनी थी। हाँ, उसका जिक्र जरूर करना था कि मे बी आफ्टर सर्जरी अगर कोई प्रॉब्लम होती है, आपके स्टिल बच्चे हो सकते हैं, और मे बी कोई टेक्निक या कोई चीज़ हमें हेल्प करने के लिए आपको करनी पड़े। अगर वो करनी पड़ेगी, वो अवेलेबिलिटी है पाकिस्तान में, हम आपको वहाँ पे अगर हमारे पास है तो हम कर देंगे, वरना आपको रेफर कर देंगे जहाँ पे वो होता है। तो नंबर 1 ये पांचों डोमेन्स जो हैं इट इज़ नॉट जरूरी कि हो, लेकिन इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जो होते हैं, जहाँ तक मुझे अंदाजा है, वो एक सिनारियो में मेरा ख्याल है 3 या 4 डोमेन्स जरूर चेक करते हैं। देखो, और उसमें देखो ना, जो आपका टीचिंग वाला होगा स्टेशन के जिसमें आपने टीच करना है, उसमें कम्युनिकेशन विद द कोलीग्स और वो सारे का वेटेज ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। जो आपका काउंसलिंग का स्टेशन होगा उसमें आपकी कम्युनिकेशन वाले की वेटेज ज़्यादा हो जाएगी। इसमें जो है उसके हिसाब से ही उसकी वेटेज होके वो आके आपके चलेगी, एंड इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द टास्क विच इज गिवन टू यू, उसके हिसाब से ही होता है। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट कि नहीं?
कि नहीं समझ आई? जी सर, got your point. चलो ठीक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने एक सवाल पूछना है कि इस पेशेंट में हमने पेन किलर के साथ सर उसको फॉलिक एसिड भी एडवाइस कर सकते हैं हम? ऑफ कोर्स उसमें तो देने में ना हर्ज क्या, उसकी Okay, ना sir. डिजीज बढ़ाएगा ना वो करेगा, बल्कि आगे उसकी जब अगर हम प्रेगनेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे तो ऑफ कोर्स इट विल हेल्प। लेकिन इस स्टेज पे तो अभी तो पहले बेसिकली तो उसकी हमने सर्जिकल प्लान अगर हमने किया है तो पहले सर्जरी होगी, फिर 3 मंथ्स तक हम उसका इंतजार करेंगे। 3 मंथ्स के बाद देन विल व्हाटएवर वी डिसाइडेड कि अगर ट्यूब्स खुली हुई हैं, सब कुछ क्लियर हो गया है, और डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज ऑफ एंडोमेट्रोसिस वेयर शी वाज इन, वी डू अंडरस्टैंड कि जी स्टेज 1 और 2 का जो आउटकम है फर्टिलिटी का उसके हिसाब से थोड़ा सा फर्क है, 3-4 का फर्क है, उसी हिसाब से उसका रिकरेंस उसके हिसाब से है। तो उसके पोस्ट ऑपरेटिवली क्या हम कुछ उसको देंगे, क्या कहते हैं, सूडोमिनोपॉज करने के लिए कुछ हमने देना है, या हमने कुछ नहीं देना, और फिर कितनी देर हमने नेचुरली ट्राई करना है, कितनी देर उसके बाद हमने आईयूआई करना है, आईयूआई के बाद आगे अपने क्या आईवीएफ पे जाना है कि नहीं जाना। लेकिन इस क्लिनिकल सिनारियो के अंदर मैंने इसमें आईवीएफ और आर्टिफिशियल ग्लूटाट्रीज का जिक्र जरूर किया था, लेकिन उसका वेटेज इतनी ज़्यादा नहीं डाली थी, क्योंकि वो टाइम आई थॉट के वो काम है, क्योंकि अभी जो मैनेजमेंट ऑप्शन है उसमें ये चीज़ें कुछ डिस्कस जरूर होने वाली हैं, कि जिसमें उसकी रिकरेंस और उसकी मेलिग्नेंसी के और उसकी ट्यूब के स्टेटस के बारे में ज़रूर उसको बताया जाएगा कि हम सर्जरी में ये करें। और पेशेंट अगर फॉर एनी रीज़न अभी ऑपरेशन नहीं कराना चाहती तो फिर हम आगे उसका प्लान क्या करें। अगर वो कहती है कि जी अभी मैंने नहीं सर्जरी करानी, तो फिर उसको नॉन सर्जिकल पेन रिलीफ के लिए या उसको एमेनोरिया क्रॉस करने के लिए फिर हम उसकी ऑप्शंस भी दी जा सकती हैं। Sir, May I ask some question? Sure. Sir, I want to ask कि चूंकि इनकी 5 years की इनकी मैरिज को भी हो गए हैं एंड शी इज अ केस ऑफ फर्टिलिटी एंड वांट्स टू कंसीव, तो इसके अंदर अगर हम नॉन सर्जिकल एस्पेक्ट्स पे जाते हैं तो उसमें तो COCs आ जाते हैं और NSAIDs, तो उसमें तो वो कंसीव वैसे ही नहीं कर पाएगी। तो वो इट इज बेसिकली दैट इज फॉर रिडक्शन ऑफ द साइज ऑफ दैट सिस्ट, मतलब ये हमारा कॉन्सेप्ट है। जी हाँ बिल्कुल, देखो वो वाला इसके लिए नहीं, इतना इसका तो प्लान, बिकॉज अगर इसमें फर्टिलिटी मैं निकाल देता, मैं कहता जी इसके 4 बच्चे हैं, लेट्स सपोज, and she is 30 whatever age and she is 4, so then the medical treatment can come in for temporary उसका साइड रिड्यूस करने के लिए, या जब तक वो नहीं कर सकती कि अपना अभी अब सर्जरी नहीं कराना चाहती, लेट्स सपोज आप कहते हो जी कि हम उसको 2 साल या लेट्स सपोज एज ऑफ 38 है एंड यू वुड लाइक के जी कि हम उसको 40 तक ले जाएं या आगे तक ले जाएं, या इवन अगर वो थोड़ी सी उसकी एज ज़्यादा है तो वो मीनोपॉज के पास है, तो बाय दैट टाइम कि मीनोपॉज वो हिट करेगी तब तक हम उसको पेन रिलीफ के लिए हम उसको दे देंगे और उसको रीअसेस करके 3 महीने के बाद दोबारा देख लेंगे। अगर उसकी पेन रिलीफ सिंपल चीज़ों से और उसका एमेनोरिया करने से हो जाती है और हमसे इसको सिर्फ फॉलो करते रहेंगे तो देन दैट इज परफेक्टली फाइन। क्योंकि अब इसमें फर्टिलिटी इशू आ गया, अगर वो डिस्कस भी करती है कि जी मैंने तो ऑपरेशन नहीं कराना, फिर वी हैव टू टेल दैट कि जी के वो फर्टिलिटी के लिए हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू रिमूव द सिस्ट। दूसरा इसको बताना ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जी के अगर हम वो नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स या मैनेजमेंट प्लान करते हैं या मेडिसिन आपको देते हैं, वो सारी की सारी आपको प्रेग्नेंट नहीं होने देंगे। फिर हमारा जो मेन फोकस है वो फर्टिलिटी से हट के पेन के लिए आ जाए। क्यों आपके पास बहुत सारे पेशेंट नहीं आते जो कहते हैं डॉक्टर साहब मेरी तो सिर्फ पेन ठीक करें, मुझे फर्टिलिटी से कंसर्न नहीं है। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि वी डील लॉट ऑफ पेशेंट्स विद एंडोमेट्रोसिस, मैंने एट द एज ऑफ 35 भी बिकॉज ऑफ द पेन और उनकी क्वालिटी लाइफ इतनी बुरी है, और साथ वो चाहे वो पैरा 0+0 है, वी हैव अनफॉर्चुनेटली डन हिस्टेक्टमीज ऑन दीज, और उसमें सिर्फ हिस्टेक्टमी भी नहीं करनी पड़ती, उनकी TH अपना लेप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमी प्लस BSO भी करना पड़ जाता है फॉर पेन के लिए। अगर करना है फाइनल तो फिर वो आगे जाके कंडीशन देके वो करते हैं। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स इनकी, और ये नॉर्मली वो पेशेंट्स होते हैं जिनकी 2nd 3rd या के बाद हम सर्जरीज कर रहे होते हैं। तो इट विल डिपेंड अपॉन दिस। मैंने इसलिए तो कहा था इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो
आइडेंटिफाई करने वाला पेन, सिस्ट एंड फर्टिलिटी। अगर इसमें से फर्टिलिटी निकल जाती है तो फिर हमारी और ऑप्शंस भी आ जाती हैं कि फॉर द टाइम बिंग उसकी अगर सिर्फ सिस्ट है और हमें लग रहा है कि एंडोमेट्रियोसिस है, CA125 इज नॉट दैट हाई, तो अब ऑफ कोर्स देयर इज नो अर्जेंसी, और वो हम 3 महीने के लिए उसको OCPs पे डाल देते हैं। एंड उसमें ऐसे पेशेंट को जो OC पे डालते हैं, लेट्स सपोज कि अगर हमने फैमिला भी देनी है तो उसको सिर्फ वाइट टैबलेट देते हैं कंटिन्यूसली, उसमें विड्रॉल नहीं कराते उससे, तो वाइट टैबलेट्स शुरू कर देती हैं। और उसकी वजह से अगर उसको पीरियड्स नहीं आते, क्योंकि इसको पेशेंट को सिर्फ डिस्मेनोरिया था, इन बिटवीन द पीरियड्स पेन वगैरह नहीं थी, तो दे नॉर्मली रिस्पॉन्ड वेरी वेल। तीसरा जो अभी इसमें मुझे अभी ख्याल आया है कि अगर इसी के साथ उसका एडिनोमाइसिस आ जाता है ऑन अल्ट्रासाउंड या वो चीज, तो फिर भी हमें वो सोच के तो देखा जा सकता है कि जी हमने उसमें और क्या क्या ऑप्शंस लेनी है, और उसमें उस तरह की पेन में, सिवियरिटी में, then there is option of Mirena as well. क्योंकि then you ask the patient के लिए आपका primary concern is pain और fertility। मैंने कई दफा पेशेंट से पूछा, अगर पेन कहते हैं कि जी मेरा तो कंसर्न बच्चे का है, तो फिर हमारा ट्रैक ये हो जाएगा। अगर वो कहती है जी मेरा तो कंसर्न सिर्फ पेन का, फॉरगेट अबाउट द किड्स, आई डोंट वांट टू हैव किड्स, या मेरे बीवी ने तो दूसरी शादी कर ली, तो मुझे तो मेरी जिंदगी आप वापस लेके आके दें, तो मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होनी चाहिए, देन ऑफ कोर्स आप उसके जो मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं वो हैं। लेकिन जो अब नई गाइडलाइंस जो भी अभी इसके एंडोमेट्रियोसिस की आई हैं, डू रिमेंबर दैट उसमें डायनाजोल और इन सब का रोल जो है वो उन्होंने खत्म कर दिया, नॉट द पॉपुलर, द फर्स्ट चॉइस में नहीं आया। GnRH एनालॉग्स जो हैं वो भी सेकंड लाइन पे चले गए, दे आर नॉट इन द फर्स्ट लाइन अप्रोच। आई थिंक इसकी है एस्ट्रे की आई, एस्ट्रे की सर उसमें गाइडलाइन MRI भी है ना डायग्नोसिस के लिए, MRI को कंसिडर कर रहे हैं रादर देन उन्होंने लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी को बाहर नीचे सेकंड पे कर दिया है, और उन्होंने ये बाकी जो डायग्नोस्टिक टूल्स हैं उनको ऊपर लिया है, उनको भी वी हैव टू कीप दैट इन सर हम माइंड। एग्जाम में भी ऐसे ही बताएंगे, MRI को फर्स्ट लाइन और उसको लेप्रोस्कोपी को सेकंड लाइन। बेटा वो देखो, अगर तो आपको इस तरह का सिनारियो दे दिया जिसमें सिस्ट भी है, सारा है, फिर MRI से हमें एडेड एडवांटेज क्या मिलेगा? पर कर सकते हो आप, अगर पूछोगे जी MRI क्यों कर सकते हो, तो उसमें आप यू कैन ऑलवेज ऐड ऑन कि जी कि हम MRI इसलिए कराएंगे कि उसमें उसके यूट्रस का भी हो जाता है, तो उसमें एडिनोमायोसिस अगर है तो वो पता चल जाएगा। दूसरा अगर उसकी जस्टिफिकेशन मैं बता रहा हूँ आपको, दूसरा अगर वो डीप इन्फ्लेमेटेड एंडोमेट्रोसिस जिसको हम डाई कहते हैं, अगर वो है, वो डायग्नोज हो जाएगी, नोड्यूल्स नजर आ जाएंगे, तो फिर हमारा सर्जिकल प्लान उसके हिसाब से हम तैयार हो सकते हैं। डू यू गेट माय पॉइंट? जी सर। उसको अगर आप करते हो तो उसकी ये जस्टिफिकेशन कि जी पहले पेशेंट को काउंसिल करना, और उसका अगर नोड्यूल रेक्टम पे है या इधर है और वो डिस्केजिया उसको है, तो वो तो तब तक रिलीव नहीं होगा जब तक वो नोड्यूल बाहर नहीं निकलेगा। तो उसके लिए सर्जिकल इंटरवेंशन क्या करनी है, और उसमें वो क्या कहते हैं, इमरजेंसी बात निकल गई हमारी, ऐसा हो गया, प्रोसीजर नहीं किया, इसमें उसकी रेक्टम की रिसेक्शन और सारी चीज़ें और उसकी कॉम्प्लिकेशन वो एक अलग है। वो आई डोंट नो कोई एग्जामिनर ऐसा है जो जिसने कोई क्लिनिकल सिनारियो इस पे डीप इन्फ्लेटेड एंडोमेट्रोसिस के बारे में बना दे, जो बन तो सकता है कि जी उसकी पहले सर्जरी हुई है, दोबारा रिकरेंस हो गई है, और वो स्टेज 4 में थी, पहले ही फ्रोजन पेल्विस था, अब क्या करोगे, पेशेंट के साथ डिस्कस करो, और दोबारा पेन के साथ और ये फर्टिलिटी और इसके साथ आ जाती है, तो व्हाट शुड वी डू? और वो एज भी उसकी यंगर एज में डालें, तो फिर ऑप्शंस क्या क्या हैं, किस रूट से करोगे, क्या करोगे? दिस वोंट बी मतलब इजी सिनेरियो, पर होस्ट बन तो सकता है। समझ नहीं आई मुझे लगता है, क्या आगे? अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, मैं ये पूछना चाह रही थी कि हमें एग्जैक्ट जब एंडोमेट्रियोमा की सर्जरी कर ली है पेशेंट की और इनफर्टिलिटी बेसिकली उसका कंसर्न था, तो सर फिर उसके लिए पेशेंट को एग्जैक्टली क्या मतलब क्या रिकरेंस एग्जैक्ट इसकी कितनी है और कितने टाइम में रिकरेंस हो जाती है, और सर कितने टाइम तक हम उसको नेचुरल कंसेप्शन के लिए कहेंगे? बेटा अगेन इट विल डिपेंड अपॉन के स्टेज ऑफ एंडोमेट्रोसिस क्या है और उसके सिम्टम्स कैसे।
नॉर्मली स्टेज 1 और 2 और उसकी ट्यूब्स अगर पेटेंट हैं, सब कुछ ठीक है, तो नो दे कैन इवन कंसीव नेचुरली अगर हम उसकी एंडोमेट्रियोमा निकाल देते हैं, बाकी ट्यूब्स उसकी पेटेंट है, अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तो आप उसको, मेरा ख्याल है कि अपना 3 to 4 मंथ्स तक या 5 मंथ्स तक नेचुरली करके दे सकते हो, वो करो। जो स्टेज ज़्यादा वाली होती हैं 3 और 4, ये वो उनमें रिकमेंडेड ये है कि आपने उसको 3 मंथ्स 4 मंथ्स कुछ ना कुछ सूडोमिनोपॉज करने के बाद देन यू डिसाइड अपॉन कि व्हाटएवर रूट यू टेक। जो अनमैरिड बच्चियां हैं जिसमें आपने ये एंडोमेट्रियोसिस किया और वो स्वे स्टेज पे हुई, आपने जितनी मैक्सिमम क्लियरेंस कर दी, जो थोड़े बहुत नोड्यूल्स वगैरह थे उनको बर्न कर दिया, वो कर दिया, उनमें तकरीबन वो कहते हैं कि जी 12 मंथ से लेके 18 मंथ्स तक उनको एमनोरिक रखो, उसके बाद रीस्कैन करके देख लो कि दोबारा से बन रही है कि नहीं बन रही। अगर नहीं बन रही तो एवरी 3 मंथ्स दे नीड टू हैव एन अल्ट्रासाउंड, और उस पर करके फिर आप करो। और उनको ऐसे पेशेंट्स को आप वो एडबैक थेरेपी भी दे सकते हो साथ साथ। तो इट इज़ अनफॉर्चुनेटली कोई अक्रॉस द बोर्ड सबके साथ नहीं है, ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, उसकी स्टेज पे वो करता है। एक पेशेंट है जो रिकरेंस के साथ आई है, जिसकी पहले भी 5 साल पहले 3 साल पहले सर्जरी हुई, अब दोबारा से बन गई, उसकी मैनेजमेंट प्लान के हिसाब से वो, लेकिन डू रिमेंबर दैट कि अगर पेशेंट के कंसर्न पेन और फर्टिलिटी के हैं, then generally the idea is to get them pregnant as soon as possible, so ताकि वो करें, क्योंकि फाइनली एंडोमेट्रियोसिस का जो फाइनल और कंप्लीट हल या ऑप्शन है वो इट ऑल कम्स अप एंड अप टू द SLP and DSO। सर इसके अंदर सर्जरी में कितनी देर के बाद आईवीएफ कराएंगे? अगर सपोज हमें आईवीएफ कराना हो तो सर आफ्टर सर्जरी हम 3 to 4 months तब तक हीलिंग, और क्योंकि ओवरी पे आपने सर्जरी तो की, सर ये ड्यूरिंग 3 to 4 4 months आप उसको सर ये ड्यूरिंग 3 to immunolate 4 रखो। मंथ्स जो है वो ओसीपीस पे रखेंगे पेशेंट को? Yes, you can put them on OCP, immunolate रखोगे ताकि उसकी फॉर नाउ हीलिंग के बाद देन जैसे ही उसको विड्रॉल हो तो फिर देन यू कैन स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ एन आईवीएफ। लेकिन ये सारी बातें जो थी ये मैनेजमेंट प्लान में डिस्कस हुई, सर्जरी हमने क्या कर। सर यही पेशेंट 39 इयर्स ऑफ एज की हो तो उसमें भी हम 3 to 4 मंथ्स का वेट करेंगे फॉर आईवीएफ, या उसमें भी हम फौरन ही आफ्टर सर्जरी? बेटा जब आपने इम्यूनोरिक कर दिया फिर तो वेरी नजर जो है वो रुक गया ना वहाँ पे, तो ओवुलेशन नहीं हो रही उसकी, तो उसके 3 मंथ्स और 4 मंथ्स रुकने से तो कोई हर्ज नहीं। ओवरी रिजर्व तब कम होता है ना जब ओवुलेशन होती रहती है, तो जो रिजर्व में पड़े हुए अंदर वो तो पड़े हुए, इसलिए इट डजंट रियली मैटर कि आप 3 मंथ्स में उसको इम्यूनोरिक रखने के बाद। ठीक है सर, थैंक यू सर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, सर मैं क्वेश्चन पूछना चाह रही थी, अगर पेशेंट वांट टू कंसीव है और एंडोमेट्रियोसिस के लिए हमने ट्रीट कर दिया तो हम ट्रीट करने के बाद उसको ओसीपीस पे, दोबारा बेटा सर एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट को हमने सर्जिकली ट्रीट कर दिया तो गाइडलाइन तो ये कहती है ना कि आपने उसको हार्मोनल पे नहीं रखना, मेडिकेशन पे नहीं रखना अगर वांट टू कंसीव है। नहीं, देखो वो डिपेंड करता है ना उसकी स्टेज पे एंड उसकी कंडीशन पे, उसकी ख्वाहिश पे, उसकी एज पे। लेकिन कोई भी आप सर्जरी करोगे फौरन तो प्रेगनेंट ही के लिए छोड़ दोगे। अगर आपकी बिल्कुल क्लीन कट सर्जरी हो जाती है, ऑफ कोर्स यू कैन वेट 3 मंथ्स तक वेट करो, 3 मंथस के बाद फिर आगे देख लो क्या करो, उस पर फिर आपको नहीं जरूरत। लेकिन वो अगर वो है ही स्टेज 4 की और स्प्रेड डिजीज हुई हुई ये सारा है, फिर आपका मैनेजमेंट प्लान चेंज हो जाता है। फिर अगर आप 3 मंथ्स 4 मंथ्स वेट करो, हो सकता है तब तक कोई छोटी मोटी सिस्ट है वो दोबारा बन गई, फिर क्या दोबारा से सेट में करोगे 4 मंथ्स के बाद। ये मेरा अपना पर्सनल ख्याल है, आई डोंट नो, पर वही करना ना करना उसकी डिफेंस आपने किस तरह करनी है वो तो पेशेंट की उस सारी चीज़ों पे वेरी करता है। ओके सर, थैंक यू। ओके सर इसका आंसर कर दें। ये जो किसी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, 26 ईयर ओल्ड पेशेंट है, पहले उसकी 7 इयर्स बैक एक सिस्ट रिमूव हुई है एंडोमेट्रियोटिक 7 साल पहले, अभी दोबारा वो सिस्ट के साथ आई राइट साइड पे 4 to 5 सेंटीमीटर, इसको कैसे मैनेज करेंगे? पेशेंट कंसीव करना चाह रही है। बेटा अगर तो वो कंसीव करना चाह रही हैं तो ऑफ कोर्स वी हैव टू फिगर आउट कि उसका ट्यूबल स्टेटस क्या है। अगर ट्यूबल स्टेटस देखना है तो ऐसे पेशेंट के अंदर वी कैन डू अ लेप्रोस्कोपी
और पिछले उसके नोट्स जरूर देखेंगे। अगर वो वाकई एंडोमेट्रोटिक है तो ये 4-5 सेंटीमीटर की जो सिस्ट है ये तो वैसे नहीं होगी। पर इसको करने से पहले आई वुड डू हर AMH और FSH लेवल्स, क्योंकि अगर AMH लेवल्स आर लेस देन 1, अगर AMH लेवल आर लेस देन 1 तो बड़ा सीरियस किस्म से इसको डिस्कशन हमें करनी पड़ेगी। हमें फिर इसको डिस्कशन हमें पहले करनी पड़ेगी उसकी कि जी के every subsequent surgery on ovarian status will decrease the ovarian status। बेटा प्लीज म्यूट कर दो अपना। ओके, सो उसका अगर तो AMH मोर देन 1 है या 2 तक है तो फिर ऑफ कोर्स देन अगेन ट्यूबल स्टेटस चेक करेंगे, इसकी सिस्टेक्टमी करेंगे और इसको जल्दी से ही किसी रिप्रोडक्टिव टेक्निक के लिए भिजवा देंगे। विल नॉट लीव देम एज सच कि सेकंड टाइम सर्जरी हो। सर इसमें जो है एक्टोपिक होने के भी तो इम्कानात हैं, इसलिए इसको फिर डायरेक्ट IVF करवाएं। बेटा IVF टॉपिक तो IVF में भी हो सकता है। टॉपिक इज नॉट एन इंडिकेशन कि जहाँ पे आप कहोगे हम IVF कर दें तो वो नहीं। वो आप ट्यूबल स्टेटस देखोगे ना, अगर इसकी ट्यूब्स हाइड्रोसेल्पिंग्स हैं या आपको डैमेज लग रही हैं तो फिर ऐसे फिर पिछली सर्जरी की वजह से या पिछली वजह से देन फिर आप उसको यू कैन डिस्कस विद द पेशेंट और उसको क्लिप भी की जा सकती है। अगर उसको क्लिप आप कर देंगे बिफोर एन IVF हाइड्रोसेल्पिंग्स हैं फिर ही क्लिप करोगे तो फिर चांसेस ऑफ व्हाट यू कॉल दैट टॉपिक होने के मिनिमाइज हो जाते हैं। सर अगर हाइड्रोसेल्पिंग्स के साथ यू डोंट गो इन फॉर IVF प्रोग्राम अनलेस कैंटल उनको पहले सेल्फ इंजेक्टमी कर दी जाए आइडली या कम से कम उनकी क्लिपिंग जरूर कर दीजिए। सर अगर ट्यूब्स पेटेंट है, नॉर्मल है, जस्ट ओवरी अफेक्टेड हुई थी फिर अगेन उसकी डिपेंडिंग अपॉन एज और उसकी एंड पे क्या हमारा ओवेरियन रिजर्व। इमरान को तो प्लीज डॉक्टर आरफा को तो जरा डिलीट करो या उनको मैसेज करो कि सॉरी मैं क्या कह रहा था आपको। सर ट्यूब्स के बारे में बता रहे थे। हाँ, अगर ट्यूब्स की पेटेंट है, नॉर्मल है तो ऑफ कोर्स उसके हिसाब से भी होगा, लेकिन जिसकी आप सेकंड सर्जरी या थर्ड सर्जरी कर रहे हो तो उसमें फिर हम थोड़ा सा अर्ली करें। अगर तो ट्यूब्स की पेटेंट है, तो देयर इज अ गुड चांस कि फिर हम उसको जल्दी से सेकंड मंथ के बाद IUI की तरफ ले जाएं और उसका ओवेरियन जब ठीक। अगर उसकी ट्यूब पेटेंट नहीं है उसको थर्ड फोर्थ में हम उसको डायरेक्टली IVF की तरफ ले जाएं। सर अगर एक सिनेरियो सॉरी लास्ट, अगर उसकी हाइड्रोसेल्पिंग्स हैं तो उसकी क्लिपिंग पहले दे दें। सर पेशेंट आई थी जो कि 42 इयर्स की थी, उसकी जो एक बच्चा था वो बर्न हो गई थी, तो 42 इयर्स की थी, उसकी पहली डिक्रीज फर्टिलिटी की हिस्ट्री थी, बड़े मुश्किल से उसने कंसीव किया था। फिर मैंने उसका AMH कराया तो वो आया 0.2, वो उसको 2 इयर्स से ओवुलेशन इंडक्शन पे थी और उसने कंसीव नहीं किया, वो फर्दर कंसीव करना चाह रही थी। तो अब ऐसे पेशेंट की हमें क्या मैनेजमेंट करनी चाहिए? बेटा एट द एज ऑफ ideally speaking at the age of 42 with an AMH of 0.2 and they are very concerned with fertility, the only option is an IVF. लेकिन with this AMH and at that age IVF का success rate भी is not more than 5%. यही सारी बातें करके नॉन अफोर्डिंग भी है। हाँ, तो अगर बेटा देखो अगर नॉन अफोर्डिंग है ये है तो then you can always talk about other modalities. अदर मोडालिटीज के अंदर इसमें अडॉप्शन की आप बात करोगे, अडॉप्शन भी वो नहीं एक्सेप्ट करें। बेटा यू कांट हैव एज अ डॉक्टर तो आपने कुछ क्लैरिटी से बताना है ना उसे। एज अ डॉक्टर आपने उससे क्लैरिटी से जरूर कहोगे, या ये भी आप मरीज को नहीं कह सकते कि जी आपके पास इतने लाख पैसे होंगे तो फिर शायद आपका IVF से बच्चा हो जाए, अदरवाइज नहीं होगा। आई विल टेल हर कि जी विद दिस एज ओवेरियन रिजर्व सो लो, इट इज बेटर कि आप कोई चीज ना ड्रॉ करो। आपकी बेटी है, अल्लाह मियां उसको ज़मीर दे, सेहत दे, बी कंटेंट विद दैट। अगर आपने और बच्चे लेने हैं तो फिर आप अडॉप्शन की बात कर लो। वी आर नॉट गॉड फॉरबिड के कोई गॉड्स और उसने चीज करनी, लेकिन हमारा एज अ डॉक्टर भी उसको राइट पाथ पे बताना भी जरूरी है
और मेरे हिसाब से ये बात बड़ी बुरी है किसी को कि जी आपके पास पैसे होते हैं तो बच्चे हो जाएगा, नहीं पैसे होंगे तो नहीं होगा। वो इट इज काइंड ऑफ मोर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट देन एनीथिंग एल्स। Okay, sir. Thank you. Thank you so Sir, much, sir. just in a case of subfertility, we cannot give these options like surrogacy and oocyte donation. हमारे सेटअप में तो हम नहीं देंगे ना सर? बेटा आप हमारे में नहीं देंगे, लेकिन अगर पेशेंट पूछती है कि जी कोई और हाल, तो आप उन्हें गाइड कर दोगे जी कि सरोगेसी पाकिस्तान में नहीं होती या डोनर एग डोनर स्पर्म पाकिस्तान में नहीं होते, टू आवर नॉलेज आप फिर ये पाकिस्तान से बाहर किसी मुल्क में जाके करा सकते, हमारे मुल्क में अलाउड नहीं। देन डिसीजन उनका कराना तो उनका है, हमारा नहीं है। सर अगर एक पेशेंट हमारे पास आ रही है, उसका कंसर्न सिर्फ पेन है, उसको हम मेडिकल ट्रीटमेंट दें, अगर उससे नहीं होता बस लेप्रोस्कोपी कर दें। लेकिन अगर पेन के साथ उसका फर्टिलिटी कंसर्न भी है, हम उसको जो है स्टेज 1 और 2 है इसकी एंडोमेट्रियोसिस हमने लेप्रोस्कोपी पे देख ली है, उसको बस हम पोस्ट ऑपरेटिव 3 मंथ्स के लिए खुद से टाइम दे कंसीव करें, 3 मंथ्स बाद उसको जो है हम IUI ओवुलेशन इंडक्शन 3 मंथ्स बाद उसको IVF करें। अगर यही पेशेंट 3-4 ग्रेड एंडोमेट्रियोसिस आ जाती है, फिर उसको सर्जरी के बाद 3 मंथ्स तक हम उसे ओवुलेशन को स्टॉप करें बाय OCP, उसके बाद फिर उसको IVF डायरेक्ट दे दें, ऐसा ही है। पॉसिबिलिटी ये बात ठीक है, लेकिन बेटा वो अगेन डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट के रिसोर्सेज, पेशेंट की कंडीशन और सारी बातों पे होंगे। ये आपका टेम्पलेट इज नॉट दैट बैड, इट्स परफेक्टली फाइन, पर इट इज नॉट फॉर एवरी पेशेंट, ये याद रखो आप। क्योंकि स्टेज 4 में भी लॉट ऑफ टाइम जहाँ पे आपकी ट्यूब्स पेटेंट होती हैं इन एंडोमेट्रियोसिस में। स्टेज 4 डज नॉट मीन के जी कि उसकी ट्यूब्स ब्लॉकेज है, पर वो अदर रीजन से नहीं होती, लेकिन उसको फिर आप अगली चीजें ट्राई कर सकते हो। यस, आइडली जहाँ पे NHS स्पॉन्सर्ड है ये सारा प्रोग्राम, पेशेंट का जेब से पैसा एक भी नहीं लगना, वो आपने जो बात बताया है दैट इज परफेक्टली फाइन। पर जहाँ पे इस करने के लिए पेशेंट का खर्चा ही लाखों में होना है और वो बेचारा रिक्शा चलाता है, तो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हाट यू नीड टू एडवाइस द पेशेंट। सर वैसे मैंने पढ़ा था 3 और 4 में जो सर्जरी का फिर कोई रोल नहीं होता, फिर उसको डायरेक्ट IVF करें। बेटा अगर एक पेशेंट आपके पास आती है जो IVF अफोर्ड ही नहीं कर सकती और उसके साथ पेन भी हो रही है, तो क्या उससे कहोगे जी मैं आपकी ऑपरेशन नहीं करूंगी, आप जाके IVF करा लो? एंड इवन इन IVF आपकी अगर 5 सेंटीमीटर या उससे बड़ी सिस्ट हो तो हम वो इसलिए नहीं कर सकते कि ड्यूरिंग स्टिमुलेशन हमें पीछे फॉलिकल्स नजर नहीं आते। और जिनकी पहले सर्जरी हुई है उसमें एक ऑप्शन ये भी है जो आई डोंट नो आजकल कितनी पॉपुलर है, लेकिन वो सिस्ट एस्पिरेशन करके और फिर जन जल्दी से आगे उसकी अल्ट्रासाउंड गाइडेड और फिर आगे चल सकते हैं, लेकिन वो भी बहुत डाइसी सी चीज़ है क्योंकि सिस्ट एस्पिरेशन में रिकरेंस तो 100% है विद पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है सर एक और सिनेरियो है, वो एग्जाम में आया था, लेकिन वो जो है थोड़ा सा डिफरेंट था, वो एंडोमेट्राइटिस का सिनेरियो था कि उसकी वजह से स्लीप अभी ट्यूब ब्लॉक हो चुकी है। आई एम सो सॉरी, लेकिन अभी हम कर नहीं सकते, 10 बज गए हैं और डॉक्टर शनाज वहाँ से आ गई होंगी तो उनकी क्लास थैंक यू सर। वी कैन डू इट लेटर ऑन नेक्स्ट टाइम। Thank you so much, sir. Thank you so much. ओके बेटा, खुदा हाफिज़। Thank you, sir.